हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेयर आईएएस। हम अभी पीछे ये अपना कुछ पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था पूर्व मौर्य, मौर्य तथा मौर्योत्तर काल घटनाक्रम। उसी से जुड़े कुछ प्रश्न और आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ तक करा चुका था 13वें प्रश्न तक। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14। चलिए। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? ए वज्रपाणि, बी मंजूश्री, सी पद्मपाणि, डी मैत्रेय। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी पद्मपाणि। चलिए व्याख्या कर लेते हैं अब इसके ऊपर। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि कमल को धारण किए हुए अथवा लोकेश्वर विश्व का स्वामी के रूप में भी जताया गया है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक है, जो बौद्धों के करुणा के साकार रूप थे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15 हो जाएगा। यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि ए बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, बी उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, सी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, डी बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। इसमें हमारा आंसर देखना होगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। व्याख्या कर लेते हैं। यूनानी कुषाण एवं शक, चलिए थोड़ा और आसान बनाते हैं। यूनानी कुषाण एवं शक शासकों में से अनेकों ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की उदारता एवं प्रगतिशीलता से काफ़ी प्रभावित एवं आकर्षित हुए। इसके विपरीत हिंदू धर्म की कई कुरीतियां एवं जाति प्रथा ने इनको हिंदू धर्म की ओर न जाने के लिए बाध्य किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न नंबर 16। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है ए पहला और 10वां शिलालेख, बी पहला और 11वां शिलालेख, सी दूसरा और 13वां शिलालेख, डी दूसरा और 14वां शिलालेख। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। व्याख्या कर लेते हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख से हमें संगम राज्य चोल, चेर, केरल पुत्र, पांडे एवं शक्ति ये पुत्र की जानकारी हासिल होती है। चलिए प्रश्न नंबर अब हम अपना 17 कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही अनुक्रम क्या है? ए सोने के सिक्के, बी आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सी लोहे का हल, डी नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमारा देखते हैं कौन सा ठीक है। इसमें हमारा डी ठीक है। सारे ही ठीक है, बस कालानुक्रम हमें यहाँ से शुरू हुआ है। नगर संस्कृति, लोहे का पुल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के,
और सोने के सिक्के। चलिए व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित कालानुक्रम सही है। 1 नगर संस्कृति हड़प्पा युग में, नंबर 2 लोहे का हल उत्तर वैदिक युग में, नंबर 3 आहत मुद्रा चांदी के सिक्के बुद्ध युग में, नंबर 4 सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, जो लगता है हमें आखिरी प्रश्न है। आखिरी मतलब आखिरी नहीं है, अभी और भी है। चलिए, इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिकता समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण आर हो जाएगा, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। यहाँ में कूट दिए गए हैं। कूट हमारा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अब हमें देखना है इसमें आंसर हमारा क्या होगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19। सॉरी, पहले इसकी यहाँ व्याख्या कर लेते हैं। सामाजिक सामंजस्यता पर बल अशोक के अभिलेखों की सबसे प्रमुख विशेषता है। इन्होंने धर्म के प्रोत्साहन के स्थान पर लोगों में समानता और निष्पक्षता के संदेश को प्रचलित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है। नंबर 1 लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र से मिला। नंबर 2 सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। नंबर 3 राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। नंबर 4 नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। कूट हमने देख लिए हैं, अब हम अपना आंसर देखेंगे। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र से ही है और दूसरा सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश रहा और चौथा है हमारा नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। व्याख्या कर लेते हैं। निम्नलिखित सही सुमेलित हैं। प्राचीन गोदी क्षेत्र लोथल, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष सारनाथ, बौद्ध अधिगम की महान पीठ नालंदा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खागान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ए शोहगोरा ताम्रपत्र, बी अशोक का रुम्नदेई स्तंभलेख, सी प्रयाग प्रसिद्ध, डी चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिलालेख। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए शोहगोरा ताम्रपत्र। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। अशोक के महास्थान तथा सहगोरा अभिलेखों से अकाल के संकट के दौरान राज्य कोषागार से अन्न के वितरण की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अकाल के संदर्भ की पुष्टि जैन साहित्य से भी होती है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ए दीपवंश की विषय वस्तु का, बी
दिव्यवदान की विषय वस्तु का, सी महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। अष्टमार्ग की संकल्पना दीपवंश की विषय वस्तु का अंग है। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, जिसको बुद्ध का मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार इस मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। यह बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ए अफ्रीकी व्यापार पर, बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी दक्षिणी पूर्वी एशियाई व्यापार पर, डी मध्य पूर्वी व्यापार पर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, दक्षिणी पूर्वी एशियाई व्यापार पर। ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी में जब हूणों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, तब भारतीय व्यापारी अधिकाधिक दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर निर्भर हो गए थे। व्यापारिक मार्गों पर हूणों का कब्जा हो जाने से रोमन व्यापार समाप्त होने लगा। अतः भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया। चलिए हम अपना पेज आज पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट पेज आपके पास जल्द आएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।